अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है टू पोर्ट नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एंड इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो चलो देखते हैं फटाफट टू पोर्ट नेटवर्क है क्या। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, राइट। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके पैरामीटर्स पे वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एंड कुछ जो छोटे टॉपिक्स है ना, हार्वेस्ट पॉलिनोमियल और कुछ वो टॉपिक्स हम देखने वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हमें टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एंड फिर उसके जो पैरामीटर्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट है क्या। जैसे हम टू पोर्ट बात करें, टू मतलब तो दो हो गया, लेकिन पोर्ट क्या है। पोर्ट द पेयर ऑफ टर्मिनल्स फ्रॉम विच द करंट कैन एंटर और लीव बिटवीन द नेटवर्क। यानी बेसिकली पोर्ट क्या होता है। पोर्ट एक तरीके से होता है पेयर ऑफ टर्मिनल्स, मतलब बेसिकली पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स होता है। ये जो हमारा ये कहलाते हैं ना, ये जो दो टर्मिनल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट कहते हैं। तो पोर्ट बेसिकली क्या होता है, पेयर ऑफ टर्मिनल्स जिसके अंदर से करंट हमारा एंटर भी करता है और करंट हमारा लीव भी करता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट कहते हैं। यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर पोर्ट प्रेजेंट हो और दो पोर्ट, मतलब एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये रहा। और पोर्ट होता क्या है बेसिकली, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। पोर्ट मतलब दो टर्मिनल्स, पेयर ऑफ टर्मिनल्स जिसके अंदर करंट एंटर भी करता है और करंट जाता भी हो। मतलब एक ऐसा टर्मिनल जिसमें करंट एंटर भी कर रहा है, करंट जा भी रहा है, ऐसे को हम बोलते हैं पोर्ट। कि भाई करंट एंटर भी कर रहा है, करंट बाहर भी जा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या कि पोर्ट का मतलब क्या हो गया, द पेयर ऑफ टर्मिनल्स फ्रॉम विच द करंट कैन एंटर और लीव। करंट एंटर भी करे और करंट लीव भी करे नेटवर्क से। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है जिसमें करंट I1 एंटर कर रहा है एंड I1 ही बाहर जा रहा है। सेम करंट एंटर कर रहा है, सेम करंट बाहर जा रहा है, सेम। ये हमारा टर्मिनल्स है, यहाँ पे हमारा करंट एंटर भी कर रहा है और करंट बाहर भी जा रहा है। कितनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टू पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जिसमें ये बोलते हैं हमारा बीच में जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल्स है जिसमें हमारा करंट एंटर कर रहा है और करंट हमारा बाहर जा रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक तो V1 करंट होता है, मतलब एक तो V1 वोल्टेज होता है, I1 करंट होता है, I2 करंट होता है और V2 वोल्टेज होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली ये करंट वोल्टेज होता है। इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम अपने क्या बनाते हैं, 6 पैरामीटर्स पढ़ते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं हम कितने पैरामीटर्स पढ़ेंगे। हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमारा सबसे पहले Z पैरामीटर होता है, Y पैरामीटर होता है, H पैरामीटर होता है और T पैरामीटर होता है। ये हमारे 4 मेन पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो G पैरामीटर होता है ना, वो H पैरामीटर का इन्वर्स होता है। जो T डैश पैरामीटर होता है हमारा T का इन्वर्स होता है। तो फुल मिला के बेसिकली हम 6 कॉम्बिनेशन या 6 पैरामीटर्स हम अपने टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, इनके क्या बोलते हैं, डायग्राम को, नेटवर्क को देखेंगे। एंड देन जब को मेरे पास न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम इन पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, क्या अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। अब एक टर्म आती है, एक आती है सिमेट्रिकल नेटवर्क और एक होता है हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क, ठीक है। ये दो टर्म्स आती है। अभी मैं आपको फटाफट अभी बेसिक बता देता हूँ, लेकिन इसको हम और डीप में समझेंगे और रेसिप्रोसिटी कंडीशंस हर एक पैरामीटर में क्या होती है हम वो भी अभी देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आगे हम और डेप्थ में पढ़ेंगे। रेसिप्रोसिटी नेटवर्क हम ये बोलते हैं कि यार कोई हमारा Z पैरामीटर है या कोई भी हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर यदि मैं अपने वोल्टेज और करंट, ये दो पैरामीटर हैं, इनके अरेंजमेंट को चेंज कर देता हूँ, यानी मेरा वोल्टेज और करंट पहले लगा था, अब मैंने फिर उसके अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। तो जब मैं वोल्टेज और पैरामीटर के अरेंजमेंट को चेंज करता हूं, लेकिन सिस्टम अपना बिहेवियर, सिस्टम जो है, नेटवर्क जो है, वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। यानी पहले हमारा वोल्टेज लेफ्ट साइड लगा था, मेरा करंट कितना था I1, फिर मेरा वोल्टेज राइट साइड में लगा, मेरा करंट कितना है I2। तो जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये रेसिप्रोसिटी कंडीशन कहलाती है कि वोल्टेज और करंट की पोजीशन चेंज करने पर, वोल्टेज और करंट की पोजीशन चेंज करने पर सिस्टम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी नेटवर्क। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अभी हम इसको और डेप्थ में समझेंगे, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक पैरामीटर के लिए हम ये कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे और डेरिवेशन भी देखेंगे, बहुत ईजी होती है।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर को हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं और इसको हम इंपीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस पैरामीटर कहते हैं, नाम है ना। तो सबसे पहले हमने फटाफट पढ़ लिया। अच्छा, जेड पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं? जेड पैरामीटर को हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं एंड इंपीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगी? तो क्वेश्चन में ये दिया, वो बोलता है कि ओपन सर्किट पैरामीटर को कैलकुलेट करो। इट मीन्स कि वो जेड पैरामीटर की बात कर रहा है। नाम है, इनमें से कोई भी नेम यूज हो सकता है एग्जाम के अंदर, राइट? ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन होती है जेड पैरामीटर की, हमारी ये इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम हमारा जो जेड पैरामीटर होता है वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट लिखते हैं और इसके एलएचएस में हमारा V1 होता है, यानी एलएचएस के अंदर राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर V1 और V2 होता है और V1 एंड V2 के रिस्पेक्ट में हमारी पूरी इक्वेशन लिखी जाती है जेड पैरामीटर की। आपको पूरे पैरामीटर के अंदर बस आपको इक्वेशन ही दिमाग में रखनी है। इक्वेशन याद है, क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो हम V1 और V2 हमने एलएचएस रखते हैं और I1 एंड I2 को करते हैं यहाँ पे RHS में रखते हैं। अब आपको देखना यहाँ पे कॉफिशिएंट है Z11, Z12, Z21 and Z22. These are my parameters. These are my Z parameters, Z11, Z12. अब कोई मैट्रिक्स बनाते हो, इस मैट्रिक्स में आप इस तरीके से लिखते हो ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप Z पैरामीटर जब आप Z पैरामीटर की बात करोगे तो आप Z11 लिखोगे, Z12 लिखोगे, Z2 एंड Z22 लिखोगे। जब Y पैरामीटर X पैरामीटर आएंगे तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे। तो Z पैरामीटर में आपको Z पैरामीटर में क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। Z पैरामीटर में आपको LHS में याद रखना है। LHS में हम वोल्टेज लिखते हैं, यानी LHS में हमारा V1 V2 होता है एंड RHS में आपका I1 I2 के रिस्पेक्ट में हमारा पूरा इक्वेशन लिखी होती है। अब इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मुझे Z11 चाहिए तो बताओ क्या होना चाहिए भैया। यदि मुझे Z11 निकालना है तो बेसिकली मैं ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो चीज़ है, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, राइट। मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, यानी मैं I2 को ज़ीरो कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को I1 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो V1 अपॉन में I1 का जो रेशियो होता है वो मुझे क्या देगा, Z11 देगा। सेम इधर भी यदि मैं I2 को ज़ीरो कर देता हूँ, I2 को ज़ीरो करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, I2 ज़ीरो करने पर मुझे मिल जाएगा Z21 V2 अपॉन में I1। ऐसी जब मैं I1 को ज़ीरो करूंगा तो मेरा Z12 और Z22 मिल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करने का मतलब है कि पहले मैं I1 को ओपन सर्किट करता हूं, फिर मैं I2 को ओपन सर्किट करता हूं और I1 I2 को ओपन सर्किट करके मैं अपने पैरामीटर्स की वैल्यू क्या कर लेता हूं, गेट कर लेता हूं। अपने पैरामीटर्स की वैल्यू क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपको दिख रहा है, यदि मैं लॉजिकली आपको बताऊं कि ये पूरी इक्वेशन किस टर्म में लिखी है, ये पूरी इक्वेशन V1 के रिस्पेक्ट में और V2 रिस्पेक्ट में गिवन है। तो V1 इक्वल टू समथिंग और V2 इक्वल टू समथिंग लिखा है, यानी V1 V2 हमारे क्या है, V1 V2 आर माय डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि V1 V1 जो है वो V1 इक्वल टू सकता, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू में x स्क्वायर होता है, तो मैं बोलता हूँ y डिपेंड ऑन x, इट मीन्स y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। सेम हियर, V1 and V2 are the dependent variables. It depend on Z11, it depend on I2. But in case of I1 I2, these are my independent variables. तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, इनके यदि याद नहीं भी रह रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको बस मेन क्या चीज़ याद रखनी, इक्वेशन याद रखनी है। बाकी ये तो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, कभी आपके दिमाग में ऐसा कोई आया, क्वेश्चन ऐसा कुछ आए तो दिमाग में होना चाहिए, अच्छा हाँ ये जो कि I1 I2 हमारे इंडिपेंडेंट होता है एंड V1 V2 इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या नॉर्मल बातें समझ आ गई? क्या इजी वे में समझ आ गई? ठीक है। इस तरीके से हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरीके से हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा V1 वोल्टेज होता है, अपने इस साइड वाला जो राइट हैंड साइड होता है हमारा V2 वोल्टेज होता है। यहाँ से मेरा I1 करंट एंटर करता है, यहाँ से मेरा I2 करंट एंटर करता है और यहाँ पे बीच में क्या बन रहा होता है, पूरा का पूरा हमारा Z क्या बन रहा होता है, पूरा का पूरा Z 2 पोर्ट नेटवर्क बन रहा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। हर देखो अब जैसे Z पैरामीटर किया, अब आगे आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों? हर जगह हम ये सेम रिपीट कर रहे होंगे। जब हम बात करेंगे Y पैरामीटर के बारे में तो Y पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। और
वाई पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर और एडमिटेंस भी कहते हैं। सेम इसमें भी हम पहले इक्वेशन देखेंगे और फिर इनकी पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। दैट्स इट। हर पैरामीटर में आपको बस दो चीज़ें बात रखनी है कि किसी भी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन क्या होती है और उस इक्वेशन में मुझे पैरामीटर निकालने के लिए किसको जीरो करना है। दिमाग में इतना रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम इजी वे में लर्न करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ भैया, मेरी इतनी बात तो मेरे को क्लियर है। ओके, तो मैंने बोला यार एक बात बताओ, बताइए भैया, यदि मेरे को वाई पैरामीटर की बात करें तो वाई पैरामीटर मैं बोलता हूँ, वाई पैरामीटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होता है। ठीक है, वाई पैरामीटर में जो इक्वेशन होती है उसमें हम एलएचएस में क्या रखते हैं, I1 एंड I2 रखते हैं। यानी आप इक्वेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा होगा I1 इक्वल टू में समथिंग एंड I2 इक्वल टू समथिंग। Z पैरामीटर में क्या था, V1 एंड V2 में कुछ लिखा था। वाई पैरामीटर में I1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन लिखी होती है। तो इजी तरीका लर्न करने का आप याद रखो कि वाई पैरामीटर में एलएचएस में क्या होता है, एलएचएस में होता है I1 करंट एंड I2 करंट। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? और आरएचएस में क्या होता है भैया, V1 के रिस्पेक्ट में एंड V2 के रिस्पेक्ट में, V1 एंड V2 को V1 V2 के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ होता है। और जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो हमारी वही Y11, Y12, Y21 एंड Y22 जैसे हमने अभी लिखा था। सेम इसमें भी Y11 यहाँ होगा, Y12 यहाँ पे होगा, Y21 यहाँ पे होगा, Y22 यहाँ पे होगा। इस तरीके से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में भी और मैट्रिक्स फॉर्म, दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम आपको करंट, आपको पैरामीटर्स निकालने, तो पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये पैरामीटर निकालने के लिए मैं पहले V2 को जीरो करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, Y11 एंड Y21 मिल जाएगा। तो Y11 एंड Y21 मिल जाएगा कैसे, I1 अपॉन में V1, I2 अपॉन में V1। कितनी बात क्लियर है? अच्छा, आप यदि V1 को जीरो करोगे तो आपको Y12 एंड Y22, ये जो पैरामीटर्स है ना, बेसिकली 4 पैरामीटर्स ही हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने मेन गेम क्या बता, मैं एक्चुअली आपको गेम बताऊँ मेन चीज़ क्या है। आपको बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, आपको मतलब जब भी आप आगे सर्किट के क्वेश्चंस करोगे राइट, तो अभी हमेशा इक्वेशन देख करके, मैश एनालिसिस और इनका यूज़ करके, नोडल एनालिसिस का यूज़ करके आप इक्वेशन बनाओगे। एक बार आपने इक्वेशन बना ली तो आपको ये पता है आप उस इक्वेशन को और अपने, ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन है या आपकी, मैं बोल सकता हूँ ये आपकी जनरल इक्वेशन है वाई पैरामीटर की, बस कंपेयर करना और कंपेयर करके आपको Y11, Y21, Y12 एंड Y22 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेना। तो मतलब सारा गेम क्या है, वाई पैरामीटर यदि वो बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब है कि वाई पैरामीटर में ये आपको पैरामीटर्स ही कैलकुलेट करना है। एक बार इक्वेशन मिल गई तो भैया फिर तो जीरो पुट करना है और काम बन जाएगा अपना। क्या नॉर्मल लैंग्वेज, बहुत इजी वे में बता रहा आपको मैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, उसमें सेम आपको क्या दिख रहा है भैया, I1 इस पे डिपेंड कर रहा है, I2 डिपेंड कर रहा है नहीं, I1 I2 इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड V1 V2 इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? राइट, ठीक है। इस तरीके से सेम सर्किट होगा हमारा, इधर वोल्टेज होगा V1 वोल्टेज होगा, ये I1 करंट है, यहाँ पे हमारा V2 वोल्टेज होगा, ये हमारा I2 करंट है, और बीच में हमारा क्या बन रहा होगा, बीच में देखो इस तरीके से हमारा पूरा 2 पॉइंट नेटवर्क बन रहा है, Y11, Y22 और बीच में करंट का बन रहा है। ठीक है, ये Y11 Y22 क्या होता है, Y11 Y22 हमारा एडमिटेंस कहलाता है। जैसे मैंने बोला था कि वाई पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस भी कहते हैं। दिस माई एडमिटेंस। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? क्या इजी है, समझ आ गया? ठीक है, ऐसे ही हम आगे सेम पैरामीटर ऐसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, सेम बहुत ईजी है। अब यदि हम एच पैरामीटर की बात करेंगे तो एच पैरामीटर को हम हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, सेम क्या चीज़ देख रहे होंगे भैया, वही जो भी चलता आ रहा है, इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशंस जब हमने एक बार देख लेंगे तो उसमें हम वैल्यूज़ को जीरो पुट कर करके हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। बस सेम चीज़ यूज़ करनी है एवरीवेयर, यूज द सेम थिंग। क्या इजी वे में समझ आ रहा है क्या आपको? क्या इजी वे में समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करते हैं V1 एंड जब हम एच पैरामीटर की बात करते हैं तो हम V1 इक्वल टू में इक्वेशन लिखते हैं, यानी V1 इज इक्वल टू में I1 और V2, I2 इज इक्वल टू में I1 एंड V2। यानी इस बार क्या हो गया, हमारे LHS में हम V1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं। V1 इक्वल टू में कुछ समथिंग लिख रहे हैं एंड I2 इक्वल टू में कुछ समथिंग लिख रहे हैं। यदि मुझे Z पैरामीटर की इक्वेशन चाहिए तो आपकी इक्वेशन इस तरह से दिखनी चाहिए जिसमें आपका LHS में क्या होना चाहिए, V1, LHS में क्या होना चाहिए, I2, एंड RHS के अंदर आपका I1 एंड V2, I1 एंड V2 होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? H पैरामीटर में आपका V1 एंड I2 है, V1 एंड I2 है, और RHS में क्या है,
RHS में I1 एंड V2 के रिस्पेक्ट में लिखी है पूरी इक्वेशन। क्या आपको याद रहेगी क्या? और मैं इसको ट्रिक बताऊं तो इसको 12 से याद रखो। 12 मतलब 1 2 1 मतलब कि 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो H पैरामीटर कैसे लिखते हैं? 12 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 12 के रिस्पेक्ट में। कितनी बात क्लियर रहेगी क्या? कितनी बात याद रहेगी? कितनी बात याद रहेगी? या ओके फाइन। नेक्स्ट, नाउ कैलकुलेट द पैरामीटर्स। लेट V2 equal to 0. When V2 equal to 0, then we get the H11, that is V1 upon में I1, and we put V2 equal to 0, then we get H21. Same here, H12 and H22 get when I1 is equal to 0 and I1 equal to 0. जब मैं I1 को 0 करूँगा, then we get this parameter. क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अब इसमें ये जो H11 होता है ना, ये हमारा कहलाता है इम्पीडेंस। H22 जो होता है ना, वो मेरा कहलाता है एडमिटेंस। ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम एंटी डैंगल एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड करंट गेन, और H12 कहलाता है, मतलब अच्छा ये नीचे वाला क्या करेगा? देखो ये करंट के रिस्पेक्ट में लिखा है तो फॉरवर्ड करंट गेन, और ये बोल सकते हो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? करंट से हो रहा है तो फॉरवर्ड करंट गेन। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? भैया मल्टीप्लाई हो रहा है वोल्टेज से, तो रिवर्स वोल्टेज गेन। ऑब्वियसली वोल्टेज गेन और करंट गेन आप ऐसे याद रख सकते हो। करंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका नाम बेसिकली नाम है, कोई और कुछ नहीं है, नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं करंट गेन, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये पूरा इसका सर्किट है। इस तरीके से V1 वोल्टेज होगा, V2 वोल्टेज होगा, I1 करंट एंटर कर रहा होगा, यहाँ से हमारा I2 करंट एंटर कर रहा होगा, एंड यहाँ से हमारा लीव कर रहा होगा इस तरीके से, और बीच में हमारा बन रहा होगा 2 पोर्ट नेटवर्क। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, आपने अभी देखा कि हमारा जो H पैरामीटर वो किससे लिखा था भैया? H पैरामीटर 12 के रिस्पेक्ट में, नहीं V1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में लिखा था। तो V1 एंड I2 आर माय डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? V2 एंड I1। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? क्या कोई इजी लग रही चीज़ें? इजी लगनी चीज़ें, राइट? ठीक है, अब H पैरामीटर निकाल दिया तो G एकदम उसका इन्वर्स है। क्या बोलते हैं? G पैरामीटर क्या है? इट इज अ इन्वर्स ऑफ H पैरामीटर। इट इज एन इन्वर्स ऑफ द H पैरामीटर। H पैरामीटर क्या है? ये एकदम इसका इन्वर्स है। मतलब आपने भी देखा था कि H पैरामीटर में आप किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे थे भैया? V1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। तो G पैरामीटर में क्या करोगे? अपोजिट कर दोगे, यानी V2 एंड I1 के रिस्पेक्ट में लिखोगे। देखो I1 एंड V2 के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन लिख रहे हो, I1 एंड V2 के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन लिख रहे हो, तो इस बार क्या होंगे? LHS में हमारे V1 नॉट V1, I1 एंड V2 होंगे, एंड इन द टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड होगा हमारा V1 एंड I2। तो इस तरीके से हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, कोई क्या बोलते हैं, चॉइस नहीं है हमारे पास, लर्न तो हमें करना ही पड़ेगा इक्वेशंस को। यदि हमें इक्वेशंस लाना है तो हमें चीज़ें लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी कंपैरिजन वाइज। तो तभी मैं इजी ट्राई करूँ आपको इजी वे में लर्न कराने का, ट्रिक से लर्न कराने का। सेम इसमें भी यदि जी देखो है तो जी पैरामीटर इन्वर्स है, तो 12 वर्ड यूज़ हो रहा होगा। 12 मतलब 1 एंड 2, तो एज सिंपल एज दैट। अब बस इसका मान लो उसका इन्वर्स है, उसका इन्वर्स है I1 एंड V2। I1 इक्वल टू में देखो वही V1 I2 V1 एंड I2 1 2 1 2। कितनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, वही हमारा सर्किट पूरा बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। ये सर्किट जब मोस्ट में आता नहीं है, ये तो बस बना हुआ है, राइट? सर्किट इस तरीके से बना हुआ है। क्वेश्चन जब सर्किट आएगा वो खुद आपसे आपको सर्किट बना के देगा, उसमें आपको Z पैरामीटर्स या रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने के लिए वो बोलेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं T पैरामीटर। T पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, एंड T पैरामीटर में क्या होता है? ये देखो हमारा ये हमारा V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पर V2 वोल्टेज होगा, करंट हमारा देखो इस बार क्या है, इसमें करंट हमारा एंटर कर रहा है, I1 करंट एंटर कर रहा है, और हमारा I2 करंट बाहर जा रहा है, राइट? I2 करंट हमारा बाहर जा रहा है। तो हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा V1 अपॉन में I1 लिख रहे हैं, यानी V1 इक्वल टू समथिंग एंड I1 इक्वल टू समथिंग, कुछ इक्वेशन लिखती है इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। तो T पैरामीटर में LHS में हमारा V1 एंड I1 होता है, और RHS में हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा A B C और D, दिस इज हमारे T पैरामीटर्स, जिसको हम ABCD पैरामीटर भी कहते हैं।
और एक बहुत अच्छी बात जो दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, वो है बीच में माइनस का साइन आ रहा है। अभी तक हर एक पैरामीटर में बीच में प्लस का साइन आ रहा था, लेकिन टी पैरामीटर के अंदर माइनस का साइन आता है बिटवीन टू पैरामीटर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा ए बी सेम, इसमें भी हमारा ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए सेम, यदि मुझे एक बार इरेज कर देता हूँ, यदि एक बार मुझे क्या करना है, यदि मुझे ए निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये ए निकालने के लिए आप I2 0 कर दोगे तो आपको ए क्या मिलेगा? ए मिलेगा V1 अपॉन में V2। यदि आपको सेम आपको टी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? V2 को 0 करोगे, व्हेन V2 इक्वल टू में 0 देन यू गेट I1 डिवाइड बाय I2, राइट? तो सेम जैसे अभी तक देखो हर पैरामीटर में सेम, आपको बस इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको बस वैल्यूज पुट करनी है ना? किसी ना किसी पैरामीटर को जीरो, किसी ना किसी वोल्टेज करंट को जीरो करो और यू गेट द पैरामीटर्स। कितनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। टी डैश ओबियसली टी का इन्वर्स होता है, टी का इन्वर्स होता है। यदि आप टी का इन्वर्स लोगे आपको टी डैश मिल जाएगा। टी डैश में क्या होगा? सेम अभी तक आप टी में क्या पढ़ रहे थे? V1 और I1 पढ़ रहे थे। इन्वर्स में क्या हो जाए? उल्टा, यानी V2 और I2 हमारा LHS में होगा। तो देखो V2 और I2 हमारा LHS में होगा और RHS में आपका V1 एंड I1 के रिस्पेक्ट में लिखा होगा। बाकी पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश, और बीच में नेगेटिव साइन तो होगा ही, ये बात याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट बिल्कुल बोरिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही बोरिंग नहीं है। ये देखो पैरामीटर्स बहुत अच्छे समझ आ गया ना, आई होप ये देखो पैरामीटर्स बहुत अच्छे समझ आ गया। आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा, राइट? बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस और टेंशन लेना नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये एग्जाम में ऐसा कोई आता है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, राइट? अवेयर कैसे रहना है? देखो दो तरीके तो क्वेश्चन आ सकते हैं जितने मैंने एनालाइज किया है, या वो सर्किट बना देगा या फिर कभी कभी वो उस तरीके से आपको डिज़ाइन बना के दे देगा। मतलब उसने बोल दिया कि आपको Z पैरामीटर कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला है आपको Z पैरामीटर कैलकुलेट करना है। इतनी बात तो क्लियर है कि Z11, Z12, Z21, Z22 कैलकुलेट करना है, ठीक है भैया। आपको डायग्राम बना के देगा और डायग्राम पता है इस बार आपको सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऐसा कुछ नहीं देख रखा, आपको इस तरीके से कुछ बॉक्स देख रखा शायद, मतलब यदि आपका नॉर्मल सर्किट होता तो उसको कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं, मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस लगाते। लेकिन जब इस तरीके से सर्किट है ना जिसमें आपके ये देखो ये तीनों आपके इस तरीके से आप बोलो तो टी फॉर्मेट में ऐसा कुछ गिवन हो, टी फॉर्मेट में गिवन, देखो यहाँ पे आपका एक कुछ जेड के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा हो कि यहाँ पे आपका ये जेड ए है, ये आपका जेड बी और जेड सी है। जब क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपका ये जेड ए है और जेड बी और जेड सी है और फिर आपको बोले कि आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करना हो तो बहुत इजी होता है। और वो क्या होता है कि आपका जो Z11 है ना, Z1 किसके बराबर होता है? अब ZA प्लस ZC का सम कर दो, यानी आपको Z11 निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे ZA गिवन होगा क्वेश्चन में, ZC गिवन होगा, दोनों का सम कर दो। सेम यदि आपको Z22 निकालना है तो आप क्या कर दो? ZB और ZC का सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको Z22 मिल जाएगा। और यदि आपको क्या निकालना हो, यदि आपको Z12 एंड Z21 निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है? ZC के बराबर होता है, इसकी वैल्यू के बराबर होता है। तो कभी हो सकता है 2 मार्क्स दे दे, तो 2 मार्क्स में इजी क्वेश्चन होगा, राइट? 2 मार्क्स में इजी क्वेश्चन होगा तो अब इस तरीके से क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सीधा पैरामीटर निकालना, इसमें आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सर्किट की कोई इक्वेशन बनानी, बस आपको याद रखना है कि Z11 और Z22 किसके बराबर होता है? ZA प्लस ZC, ZA प्लस ZC के बराबर होता है, ZB प्लस ZC के बराबर होता है। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, सेम Y में भी सेम हो सकता है। Y में क्या होगा? देखो Y में इस तरीके से होगा, यहाँ पे हमारा ZA होगा, यहाँ हमारा ZB होगा। अभी तक क्या था? ये दोनों सामने थे, अभी भी ZA और ZB सामने है और यहाँ पे हमारा ZC आ जाएगा। सेम आपसे बोलेगा कि आपको Y11, Y22 निकालना है या बाकी सारे पैरामीटर्स निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो ये आपका लिखा हुआ है, सारे पैरामीटर्स निकले हुए। तो Y1 किसके बराबर है? आपका जो Y11 है वो किसके बराबर है? आपका YA प्लस YC, सेम जैसे वहाँ पे देखा था ना, YA और YC का सम किया तो आपको क्या मिला था? Z1 मिला था, सेम यहाँ पे भी करना है। अच्छा, YB एंड YC का सम करो क्या मिलेगा? Y22 मिलेगा, देखो। और
अब बस फर्क कितना है, यदि आप वाई सी जो आपका गिवन है, वाई सी की वैल्यू कुछ गिवन होगी, उसके आगे यदि आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा Z21 एंड Z12, Z21 एंड Z12। क्या क्लियर है क्या? तो अवेयर है ना, हर क्वेश्चन से अवेयर है ना, हो सकता है एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ईजी है इसको हैंडल करना, है ना, बहुत ईजी है इसको हैंडल करना, राइट। तो इससे अवेयर रहोगे, ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सर्किट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। सर्किट बेस्ड कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। ठीक है, सर्किट बेस्ड के लिए अपन सीधा पीडीएफ की तरफ चलते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपके सारे 2 पॉइंट नेटवर्क के क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। इसमें हमारे Z पैरामीटर्स, T पैरामीटर्स सब गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अच्छे से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, जिसमें आपको बोला था ना, मैंने आपको बोला था ना कि एक बार पॉज करना, वो क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला था ना कि Z पैरामीटर में आपको बताने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक कंडीशन, ये दो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इनका मेन कंडीशन क्या है, इनका फंडा क्या है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले वहाँ पे बता देते डेफिनेशन कि रेसिप्रोसिटी कंडीशंस क्या होती है, आपको फिर से मैं एक बार डेफिनेशन रीड करके आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द रेशियो ऑफ एग्जिस्टेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन अ इनवेरिएंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एग्जिस्टेशन ऑफ रिस्पॉन्स इन द नेटवर्क। मतलब कहने का मतलब ये है, वही रिस्पॉन्स, और ये क्या कहने का मतलब है कि यदि आप वोल्टेज, जैसे आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो आपको आप और क्लियर अंडरस्टैंड करोगे। देखो यहाँ पे हमारा I1 करंट है और यहाँ पे आपका क्या करंट है, यहाँ पे आपका वोल्टेज है। पहले वाले सर्किट में आपका जो रिस्पॉन्स और एग्जिस्टेशन का जो रेशियो है, और जब आपने इंटरचेंज कर दिया, देखो यहाँ पे आपका VS है, यहाँ पे आपका I2 है, I2 डैश है, फिर आपने क्या किया, वोल्टेज को यहाँ लेके आगे और यहाँ पे आपने I1 डैश ले लिया। यानी जब आप वोल्टेज और करंट की पोजीशन को चेंज करते हो, ये आपका करंट है, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट है, तो आपने बोला ये जो रिस्पॉन्स है, आपने पहले V1 अपॉन में I1 निकाला, फिर आपने जब इंटरचेंज किया वापस अपने वोल्टेज अपॉन में करंट निकाला, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं बोला था कि रेसिप्रोसिटी कंडीशन ये बोलते हैं कि जब वोल्टेज और करंट की जो पोजीशन है चेंज कर दोगे, चेंज करने पे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी सिस्टम में जो वैल्यूज है वो क्या होने वाली, सेम होने वाली। देखो ये कंडीशन आप देख पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो क्या? और यहां से प्रूफ भी हो जाता है बिकॉज VS एंड VS दोनों वोल्टेज सेम ही है। तो आप क्या कर दोगे, आप बोलोगे I2 डैश एंड I1 डैश बराबर है। आप ये भी लिख सकते हो। क्या तीन बात क्लियर है क्या? क्या तीन बात क्लियर है? अब हम अपने पैरामीटर में कैसे यूज कर रहे हैं अब ये देखते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं Z पैरामीटर, तो ये बोलता है यदि Z पैरामीटर में ये लिखा है कि आप वो Z पैरामीटर के अंदर आपको रेसिप्रोसिटी कंडीशन को ड्राइव करो, फिर रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होती है वो बताइए। तो बहुत ईजी है, एक बार देखो सब में हम सेम परफॉर्म कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला, हर एक पैरामीटर में आपको यदि रेसिप्रोसिटी कंडीशन निकालनी है आपको सेम परफॉर्म करना होगा। तो एक बार एक पैरामीटर पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, बाकी में आपको दिमाग में रखना कि हाँ इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम में यदि आया तो। कैसे? मैंने आपको बोला जब भी आपको जिस भी पैरामीटर की आपको रेसिप्रोसिटी कंडीशन निकालनी हो, आप पहले उसकी इक्वेशन लिख लो। क्या आपको इक्वेशन आती है? हाँ मेरे को इक्वेशन आती है, मैं लर्न करके आ गया हूँ। क्या कीमत क्लियर है क्या? ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अपने डायग्राम की तरफ गए, आपको पता है कि आपको आपका जो वोल्टेज है, यदि आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में आपका क्या है, आपका जो वोल्टेज है वो LHS में VS है। यानी आप ये बोल सकते हो कि आपने V1 को, ये आपका LHS में V1 होता है ना, यहाँ पे V1 होता था, हमें V2 होता था, तो V1 को आपने क्या ले लिया, VS लिख लिया। क्या तीन बात क्लियर है क्या? ठीक है। I1 करंट रहा, ठीक है। फिर हमने बोला मेरे जो I2 है वो किसको रिप्लेस कर दिया, मैंने I2 जो है उसके अपोजिट में क्या जा रहा है, I2 डैश जा रहा है। तो हम ये रिप्लेस कर सकते हैं कि I2 को जगह क्या लिख देंगे, माइनस का I2 डैश। दोनों करंट सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन। अच्छा हाँ, RHS में क्या वोल्टेज है भैया, नहीं RHS में कोई वोल्टेज नहीं, तो हमने वोल्टेज को 0 ले लिया। अब बस यही करना है। सबसे पहले आपको जब भी किसी पैरामीटर की निकाल रहे होंगे रेसिप्रोसिटी कंडीशन या सिमेट्रिक कंडीशन, यू हैव टू राइट द इक्वेशन। अगर सबसे इक्वेशन लिखनी है एंड उसके बाद ये चेंजेस आपको ऑलवेज करना है, ऑलवेज। या आप पहले V1 को रिप्लेस करोगे, V1 को रिप्लेस करोगे VS से, एंड I2 को रिप्लेस करोगे I2 डैश से। सेकंड बार इन द सेकंड टाइम आप फिर V2 को रिप्लेस करोगे VS से, एंड I1 को रिप्लेस करोगे I1 डैश से, और V1 को यहाँ पे 0 ले लोगे। तो देखो
जब मैंने ये वाली पहली कंडीशन थी, मैंने पहली वाली कंडीशन पुट करी, मतलब पहले वाले डायग्राम में जो कंडीशन थी मैंने पुट करी, तो वी गॉट दिस कि हमने V1 की जगह पे क्या रखा, VS रखा, और चीज़ें पुट करने के बाद जब मैंने देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये रखा, सेकेंड वाली इक्वेशन में V2 को 0 किया एंड सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया I2 डैश, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेम फिर अपने सेकेंड वाली डायग्राम की जो कंडीशन है वो पुट करी, सेम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन पुट करी, आपको I1 डैश मिल गया। और आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी कंडीशन I2 डैश एंड I1 डैश इक्वल, बिकॉज वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स का जो रेशियोज है वो इक्वल है, तो करंट इक्वल होंगे। बस आप करंट को इक्वल करो, जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपको यहाँ पे बाकी साइड टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा, Z11 एंड Z21। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। क्या थी बात, क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला आपको, यदि नॉर्मल स्टेप में बताऊँ तो स्टेप 1 मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर दोनों केसेस का, ये केस 1 है केस 2 है, तो आपको केस 1 के पैरामीटर्स को रिप्लेस करना है और केस 2 के जो पैरामीटर्स होंगे उनको इक्वेशन पुट करके इक्वेशन बना ले। और स्टेप नंबर 3 क्या करना है, जो रेसिप्रोसिटी कंडीशन होती है कि जब का I2 डैश होगा इज इक्वल टू में, यानी बराबर होगा वो I1 डैश के, बस दोनों को बराबर कर देना, जो कंडीशन मिलेगी वो मिल जाएगी। सेम एक बार इन्हीं स्टेप को रिकॉल करते हैं वाई वाले में। सबसे पहला स्टेप क्या था भैया, सबसे पहला स्टेप था कि राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन राइट करनी है। स्टेप 1 क्या था, इक्वेशन को लिखना है, तो आपने क्या किया, वाई पैरामीटर की जो इक्वेशन थी उसको इक्वेशन में लिख दिया। LHS में हमारा I1 I2 होता है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या था भैया, केसेस को अप्लाई किया, तो सेम केसेस को हमने अप्लाई किया। केस नंबर 1 क्या था भैया, V1 की जगह पे VS को रिप्लेस कर दो एंड I2 की जगह पे माइनस के I2 डैश को रिप्लेस कर दो। क्या थी बात, क्लियर है क्या? केस 1 अप्लाई किया, फिर केस 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये केस 1 अप्लाई किया, यहाँ पे केस 2 अप्लाई किया, और फिर दोनों को जब कंपेयर करेंगे केस नंबर 3 मतलब स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें क्या मिलेगा, Y12 इज इक्वल टू में Y21। क्या बात क्लियर क्या? अब यदि मैं आपको बोलूं कि आप T पैरामीटर का निकाल सकते हो, सेम स्टेप नंबर 1 इक्वेशन लिखा, स्टेप नंबर 2 में क्या किया, केस 1 की कंडीशन लगाई, केस 2 की कंडीशन लगाई, वहां से हमने I2 डैश I1 डैश निकाला, और केस नंबर 3 में जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ये, और ये क्या होता है, AD माइनस BC इज माई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली T पैरामीटर के अंदर रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होती है, आप जो भी आपके पैरामीटर होते हैं उस पैरामीटर का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो डिटर्मिनेंट निकाल के यदि इक्वल टू 1 आता है तो दिस इज माई कंडीशन इन द T पैरामीटर। क्या थी बात, क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब मैं आई होपफुली आप बाकी के Z पैरामीटर एंड G पैरामीटर का रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव कर सकते हो। क्या याद करना है, फॉर्मूले नहीं याद करना है, क्या याद करना है, स्टेप्स याद करना है। स्टेप 1 क्या था, इक्वेशन को लिखना है, स्टेप 2 में केस 1 एंड केस 2 लगाना है, स्टेप 3 में आपको इक्वेट करना है, दैट्स इट। इक्वेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज आवर फाइनल कंडीशन। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा वहीं पे हमारी एक टर्म आती है कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी कर ली, अब कंडीशन ऑफ सिमेट्री कर लेते हैं। अच्छा ये कंडीशन ऑफ सिमेट्री है क्या, ठीक है, इसको एक बार डेफिनेशन वाइज रीड करते हैं। True port network said that the symmetric if the port can be interchanged without changing the voltage and current, मतलब कि if the port can be interchanged, यदि हम पोर्ट को इंटरचेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट, यदि हमने वोल्टेज और करंट को चेंज नहीं किया, वोल्टेज और करंट को चेंज करे बिना यदि हम पोर्ट को इंटरचेंज करते हैं, वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कंडीशन कहलाती है। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि व्हेन द पोर्ट इज इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट, यदि मैं वोल्टेज करंट को चेंज नहीं करता, मैं वोल्टेज और करंट को चेंज नहीं करता और अपने पोर्ट को इंटरचेंज करता हूं, दैट इज नोन एज कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। डायग्राम को तो अच्छे समझ आएगा, ठीक है, एक बार डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ भैया मेरे को ये डायग्राम अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है। इसका आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका यहाँ पे VS है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे आपका वोल्टेज है, और यहाँ पे आपका I2 आपने 0 लिया, ठीक है, क्या बात क्लियर है क्या? फिर आपने क्या किया, फिर
बैटरी यहाँ लगा दी, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे V1, यहाँ पे V1 यहाँ वोल्टेज है, इस बार ये I2 है और यहाँ पे I21 डैश, यहाँ पे I1 0 है, I1 हमारा 0 है। तो बस आपको दिख रहा है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक में मेन डिफरेंस क्या आ रहा है? मेन डिफरेंस ये आ रहा है कि उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम V1 को मतलब एक तरफ यदि VS है दूसरी तरफ V2 को 0 ले लेते हैं। रेसिप्रोसिटी में V2 को 0 ले लेते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में हम करंट को 0 ले रहे हैं। एक बार हमारा करंट I1 है, एक बार करंट I2 0 है, फिर एक बार करंट I1 0 है एंड I2 हमारा कुछ होगा, और वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस लिख देंगे। तो सेम जब मैं Z पैरामीटर की बात करूंगा, सेम रटना नहीं है, हमें तो स्टेप्स पे मतलब है। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 ये कहता है आपको सबसे पहले इक्वेशन राइट कर लेनी है, ठीक है, राइट दी इक्वेशन। आपको इक्वेशन राइट कर लेनी है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे अपनी, ठीक है, हम अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे, और फिर उस इक्वेशन में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट क्या होगा, V1 डायग्राम 1 के अकॉर्डिंग V1 की जगह पर VS रख दोगे, I1 की जगह पे I1 ही रहने देना, I2 को आप 0 ले लेना, और V2 की जगह पे V2 रहने देना, ये रिप्लेसमेंट कर देना। तो रिप्लेसमेंट करके क्या मिल जाएगा, Z11 मिल जाएगा, यहां से रिप्लेस करके आपको Z22 मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिमेट्रिक कंडीशन ये बोलती है कि VS अपॉन में I1 एंड VS अपॉन में I2 आर बोथ इक्वल। तो अब जैसे आप दोनों को इक्वल करोगे आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक कंडीशन मिल जाएगी। जैसे उसमें भी हम रेशियो को इक्वेट कर रहे थे, सेम यहां पे भी हम रेशियो को इक्वेट कर रहे हैं, और इक्वेट करके मिल जाएगी सिमेट्रिक कंडीशन मिल जाएगी। यदि आपको y पैरामीटर निकालना होगा, सेम आप पहले इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद आप अपनी केस वन और केस 2 की जो कंडीशंस है, जो पैरामीटर्स है उसको पुट करोगे, और फिर जो रेशियो आएगा उस रेशियो को इक्वेट कर दोगे, और जैसे आप इक्वेट करोगे आपको मिल जाएगा y पैरामीटर की कंडीशन कि सिमेट्रिक कंडीशन में y11 एंड y22 इक्वेट होते हैं, बराबर होता है सिमेट्रिक कंडीशन में। ऐसे आप z पैरामीटर्स एंड t पैरामीटर का सेम निकाल सकते हो, कोई गेम नहीं होगा, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम एज इट इज परफॉर्म करने वाले हो। यहाँ पे आप t पैरामीटर में आप देखोगे, ये जो t डैश है, t पैरामीटर आप देखने वाले हो कि t पैरामीटर के अंदर आपके a और d बराबर होंगे, यानी सिमेट्रिक कंडीशन आप बोल सकते हो। आपको नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं तो सिमेट्रिक कंडीशन में डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे Z11 Z22 बराबर था, जैसे Y11 एंड Y22 बराबर था, जैसे A और D बराबर थे, जैसे A डैश और B डैश, A डैश और D डैश बराबर है। हाँ, H पैरामीटर में ऐसा नहीं होता, H पैरामीटर में हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो जैसे आप डिटरमिनेंट लोगे और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, अपनी H पैरामीटर के अंदर जो कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक की, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो रटना नहीं है आपको, बस एक अच्छे से दिमाग में रख लेना कि एक को हम कैसे ड्राइव करना है, बाकी को आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हो। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये सारे हमारे पैरामीटर्स लिखे हैं। एक आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, समटाइम्स आपको Z पैरामीटर निकालने के लिए बोल देता है, Y पैरामीटर निकालने के लिए बोल देता है, और T पैरामीटर निकालने के लिए बोल देता है। तो एक बात बताता हूँ, Z पैरामीटर जब आपको निकल जाता है तो Z पैरामीटर से Y पैरामीटर डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये कैसे? आपको पता होना चाहिए, जो Y पैरामीटर होता है ना, इट इज़ द इनवर्स ऑफ Z पैरामीटर, यानी आप इस Z पैरामीटर का इनवर्स लेते हो, मतलब Z पैरामीटर की मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, Z पैरामीटर के हर एक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको अब यहाँ देखो, आपको Z पैरामीटर के एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है, तो आप इसका इनवर्स लेना। इनवर्स कैसे लोगे? आप Z पैरामीटर की इक्वेशन, Z पैरामीटर को जो Z पैरामीटर होगा उसकी मैट्रिक्स लिखना, जो कि क्या होगा, 1 1 1 Z11 Z12 Z21 Z22। मैट्रिक्स लिखने के बाद उसको क्या उसको डिवाइड कर देना उसके डिटरमिनेंट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा Y पैरामीटर। वो क्या मिल जाएगा, Y पैरामीटर। Y पैरामीटर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब उसके बाद आपको बस कंपेयर करना है। आई होप आपको दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना तो आता ही होगा। आपका Z22 होगा इज इक्वल टू में आपको ये पूरे का सॉल्व करने के बाद, तो कितना इजी हो गया। Y पैरामीटर कैसे निकालोगे, ये देखो Z पैरामीटर निकल गया, Z पैरामीटर के हर एक पैरामीटर्स निकल चुके हैं। यदि Z पैरामीटर के हर एक पैरामीटर्स आपको मिल चुके हैं, Z11 मिल चुका है, Z12 मिल चुका है, Z21 Z22 मिल चुका है। आपको क्या करना है, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे, आपको Y पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो ये कन्वर्जन होता है।
एग्जाम में कन्वर्जन पूछेगा नहीं कि आपको ऐसे ड्राइव करना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में आप लगाने जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये चीज़ लगा सकते हो, वरना फिर आपको जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वाई पैरामीटर की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कंपेयर करोगे, I1 को 0 करोगे, I2 को 0 करोगे, V1 को 0 करोगे, V2 को 0 करोगे और गेट द आंसर। बट हाँ हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि y पैरामीटर को निकालना है तो z पैरामीटर का इनवर्स ले लो। इट इज प्रीटी इजी। क्या बात क्लियर है क्या? अभी आपको ये बोलता है z पैरामीटर निकलना है इन टर्म्स ऑफ t पैरामीटर, या z पैरामीटर लिखना है इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर, तो कैसे लिखोगे? आपको एक बेसिक स्टेप बताता हूँ, आपको उस स्टेप पे फोकस करना है, ठीक है? एग्जाम में आगे तो यूज़ कर लेना। एक क्वेश्चन एक देखो, बाकी देखो हर एक पैरामीटर सेम ही ड्राइव होता है। यदि आप कोई भी चीज़ ड्राइव करोगे सेम अप्रोच यूज होगी, तो एक अप्रोच को दिमाग में रख लो, बाकी सब में आप सेम अप्रोच लगाना। अप्रोच क्या कहती है कि आपको बोल क्या रहा है कि आपको z पैरामीटर को किसने लिखना है भैया, z पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ h लिखना है। तो सबसे पहले आप करो h पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, यानी जिसके टर्म्स में लिखनी हो उसकी इक्वेशन लिख लो। क्या ये स्टेप नंबर 1 क्लियर है क्या आपके दिमाग में? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको जो पैरामीटर कैलकुलेट करना है, यानी जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में लिखना है, z पैरामीटर टर्म्स ऑफ h में लिखना है ना, तो h में लिखना है तो h के इक्वेशन लिख लो। अब होगा क्या, अब आपको ये बात पता है कि z पैरामीटर के अंदर यदि आपको z पैरामीटर, अब क्या करोगे, अब इसमें आप चेंजेस करोगे, इस इक्वेशन में चेंज करके यहाँ पे आप z का फॉर्मेट बनाओ, z की इक्वेशन बनाओ। भैया z की इक्वेशन तो मैं बना नहीं पाऊंगा। मैंने क्यों नहीं बना पाओगे? आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि आपका z में LHS में आपका v1 आता है, LHS में v2 आता है। भैया ये वाली इक्वेशन तो सही है, LHS में v1 है, लेकिन यहाँ v1 नहीं है, तो क्या कर दो भाई, v2 को एक तरफ रखो और बाकी सेट को एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या आपको v2 की इक्वेशन मिल जाएगी? हाँ भैया। लेकिन भैया एक बात बताइए, v1 इन टर्म्स ऑफ I1 I2 होता था z पैरामीटर पे, तो v2 को v2 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो v2 की जगह पे ये पैरामीटर पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, v1 एंड v2 की इक्वेशन मिल जाएगी। और जैसे v1 v2 की इक्वेशन मिलेगी, आप उसमें क्या कर देना, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना। जैसे आपको पता है v2 इज इक्वल टू में समथिंग कुछ लिखा है, तो आपको पता है ये क्या होता था, ये होता था आपका z21, I1 कुछ कोफिशिएंट होता था z21 होता था, तो z21 किसके बराबर है, फिर z21 बराबर है माइनस का इसके बराबर है। तो रटना नहीं है, देखो हर चीज रटी नहीं जाती है ना, बस आपको एक स्टेप दिमाग में रखना है। 2 चीज मैंने बोली है, आपको जो पैरामीटर निकालना हो आप पहले उस पैरामीटर में उसको लिख लो, और फिर इस तरीके से मैनिपुलेशन करो, इस तरीके से चेंजेस करो कि आप उसको z पैरामीटर के मतलब z पैरामीटर के फॉर्मेट में लिख पाओ, उसकी जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें उसको चेंज करो। जैसे आपने उसको एक्चुअल इक्वेशन में चेंज कर लिया, उसके बाद आप बस कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, और कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको z इन टर्म्स ऑफ h मिल जाएगा, z इन टर्म्स ऑफ h मिल जाएगा आफ्टर कंपैरिजन। इट इज प्रीटी इजी। क्या बात क्लियर है क्या? तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कन्वर्जन है, y को लिखो इन टर्म्स ऑफ अदर, t को लिखो इन टर्म्स ऑफ अदर, तो शायद थोड़ी याद करोगे, तो याद नहीं करना, एक मेथड समझ लिया, अब यदि एग्जाम में आता है तो हम ड्राइव कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। अब सीधा क्वेश्चन को हम मूव करते हैं, ये सारे पैरामीटर के कन्वर्जन है। फटाफट क्वेश्चन के अलॉन्ग मूव करते हैं। क्वेश्चन में देख लेता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ये सीरीज और पहले वाला भी हम देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा तो वाई टर्म्स लिखिए, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाऊँ। वैसे हम ये वाला क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, इसी से चलते हैं। तो देखो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन
में पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन एक तरीके से जो स्ट्रक्चर हो सकता है, जो डायग्राम हो सकता है, वो इस तरीके से मैच करने वाला है ना। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि यार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। आपको बोला है कि आपको ये सर्किट गिवन है, राइट, ये सर्किट गिवन है एंड इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है, राइट। इस सर्किट के अंदर, सर्किट को सॉल्व करके आपको जेड पैरामीटर निकालना है। जेड पैरामीटर के साथ आप वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर भी वो बोल देता। तो देखो एक ही क्वेश्चन से, एक ही बोलते हैं क्वेश्चन से हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे के रखा है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको जेड पैरामीटर या वाई पैरामीटर या टी पैरामीटर जो भी निकालना हो, है ना। सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। स्टेप नंबर आपके नोट डाउन कर लो फटाफट। स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपको इक्वेशन लिखनी है ना। और इक्वेशन कैसे लिखोगे, यूजिंग मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस लगा करके आपको क्या करना है, आप आई होप वो वीडियो देख ली होगी मैश एनालिसिस की। मैश एनालिसिस लगा करके आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। मैंने डायग्राम को देखा, डायग्राम में यहाँ पे आपको पता है आपको V1 होता है, यहाँ पे V2 होता है। मेरे को दिख रहा है यार यहाँ पे एक मैश बना सकता हूँ। तो इस पूरे लूप के अंदर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मेरा मैश 1 हो गया। मैंने बोल दिया यार यहाँ पर आपका ये मैश हो जाएगा I2 मैश, ये मैं मान लूँगा ये मेरा इस लूप के अंदर I2 मैश हो रहा है, ठीक है। तो आपको 2 मैश दिख रहे हैं, बस 2 मैश की इक्वेशन लिख दो। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले हम इस वाले वोल्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने वोल्टेज लिखा V1 इज इक्वल टू में एंड V1 इक्वल टू में 10 इंटू I1। फिर इस वाले का लिखेंगे तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, बिकॉज मैश में क्या करता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप लिखते हैं। तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप लिखा जो कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। इस करंट में से I1 करंट पास हो रहा है। फिर इसका लिखेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, इससे कितना करंट पास हो रहा है भैया, कितना करंट पास हो रहा है। तो मैंने बोला यार एक बार फटाफट इस करंट को देखते हैं। तो मैंने बोला यार एक बात बताइए, यहाँ से मेरा I2 करंट आ रहा है, यहाँ से मेरा I1 ऊपर जा रहा है, तो इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ से I1 प्लस I2 जा रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा I1 प्लस I1, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, यानी इस वाले ब्रांच से ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा होगा। आपको कोई नया पैरामीटर, कोई भी नया करंट मार्क नहीं करना है, जो करंट देखे रखा है उसी के हिसाब से लिखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्या बात क्लियर है क्या, ये वाली इक्वेशन से लिखोगे सेम। फिर आप इधर यहाँ पे मैश लगाना। अब मैश देखो यहाँ पे कैसे लगाना, ये देखो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वोल्टेज V2 है और यहाँ पे आपका वोल्टेज 0 है ना। मतलब ओबियसली बैटरी सर्विस से लगी हुई ना, अभी हम बैटरी लगी नहीं है, तो V2 में 0 प्लेन वायर, तो प्लेन वायर से वोल्टेज सेम होता है। तो आप बोल सकते हो इस वाले नोड पे भी वोल्टेज V2 होगा। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ से अपना लूप स्टार्ट किया इस तरीके से, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, V2 लिखोगे। तो आपने V2 लिखा इज इक्वल टू में, फिर ये वाला 20 वाले का वोल्टेज लिखोगे तो 20 इंटू I1 प्लस I2, और फिर इसका लिखोगे 15 इंटू I1 प्लस I2। क्या बात क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है। देखो हमने इस तरीके से सेम डायरेक्शन में माना, क्योंकि ये देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से चीज़ें ऐड हो रही है। अपोज डायरेक्शन तो सीधे सब्ट्रैक्ट हो रही होती, तो कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन, माइनस प्लस क्यों नहीं या नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, बिकॉज दोनों करंट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो करंट का एडिशन हो रहा है। एक बार देखो, अब मैंने क्या बोला, आपने जैसे ही आपने सबसे बड़ा गेम जो है वो मैं बताऊँ यहीं पर ही है। अब पूरा टाइम दे दो, लेकिन इस इक्वेशन को तमीज़ से, आराम से, ध्यान से लिखना है। आपने एक बार मैश एनालिसिस लगा करके आपने इक्वेशन लिख दी, कोई भी पैरामीटर निकालना हो आपका पहला स्टेप ही होने वाला है। उसके बाद जेड पैरामीटर निकालना है, तो आप दिमाग में लगाओ जेड पैरामीटर की एक्चुअल इक्वेशन क्या थी भैया। एक्चुअल इक्वेशन में आपके जेड पैरामीटर में भैया एलएचएस के अंदर आपका V1 एंड V2 आता था। अब आप अपनी इक्वेशंस को मैनिपुलेट इस तरीके से करो कि आपको पैरामीटर मिल जाए। तो मैंने बोला जेड पैरामीटर में तो V1 V2 होता ही है, और भैया इसमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एलएचएस में ऑलरेडी V1 है, एलएचएस में ऑलरेडी V1 है, एंड आरएचएस में इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिखा हुआ है। गेम खत्म यार। अब बस क्या करना है, अब तो आपको पता ही है कि यदि आपको I2 0 कर दोगे तो आपको Z1 मिल जाएगा, I1 को 0 कर दोगे Z12 मिल जाएगा, है ना। इससे आप क्या करोगे, ऐसे सेम I1 I2 को 0 कर, जैसा मैंने बताया था कि आपको पैरामीटर निकालने के लिए मैं पहले I1 को 0 कर रहा था, I2 को 0 कर रहा था। सेम इक्वेशन मिलने के बाद आपको बस RHS के अंदर जो पैरामीटर्स गिवन होंगे उसको 1 by 1 0 पुट करना है, और आपके हर एक पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एवरी टाइम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेम। यदि आपको वाई पैरामीटर में लिखा होता, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में बोला होता वाई पैरामीटर निकालो, ठीक है, मेरे से जेड नहीं बोला, मेरे से वाई बोला होता,
पहला स्टेप सेम परफॉर्म होता, हम मैश एनालिसिस लगा करके इक्वेशन को लिख लेते, मैश एनालिसिस लगाकर इक्वेशन को लिख लेते, ठीक है, मैश एनालिसिस लगाकर इक्वेशन को लिख लेते। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या किसी को? क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है भैया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। जब मुझे y लिखा हो तो मुझे पता है y पैरामीटर में यदि मैं एक्चुअल इक्वेशन की बात करूँ तो मेरा LHS के अंदर I1 एंड I2 के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी होती है, तो मैं बोला I1 I2 रिस्पेक्ट में लिखी होती है, एंड RHS में आपका V1 एंड V2 के रिस्पेक्ट में लिखा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? कितनी बात क्लियर? तो भैया क्या हम कुछ मैनिपुलेट करें? मैंने बोला देखो अब दिमाग लगाओ, मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भैया? आपको पता है कि यहाँ पे आपको यदि y11 चाहिए तो आप किसको जीरो करते हो? भैया y1 निकालने के लिए हम v2 को जीरो करते हैं। जैसे हम v2 को जीरो करते हैं, आपको y1 में मिल जाता है और y21 भी मिल जाता है। क्या होता है भैया? वो होता है i1 डिवाइड बाई v1 एंड i2 डिवाइड बाई v1। सेम डिट्टो यहाँ लगा दो। आपको देखो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें आप क्या करो, v2 को जीरो ले लो। अच्छा v2 कहाँ पर है भैया? v2 तो हमारा यहाँ पर है, तो हमें v2 को जीरो कर दो। जैसे आप v2 को जीरो करोगे आपको क्या मिल जाएगा भैया? v2 को जीरो करने पे आपको मिलेगा i1 एंड i2। अब आपको चाहिए, अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपका v1 है, आपने अपनी इक्वेशन में y1 देखा कि आपको y1 के लिए आपको ऊपर i1 चाहिए और नीचे v1 चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ भैया इतनी बात तो क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे i1 की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ i2। तो मैं क्या करूँगा, मैं i1 को इस तरीके से लिखूंगा एंड माइनस का 35 उधर लेके चला गया, i2 डिवाइड बाई 50 को यहाँ लेके चला गया। कितनी बात क्लियर है क्या? अच्छा i2 को इन टर्म्स ऑफ ये लिख दो तो ये कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा। देखो आप i2 की वैल्यू निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आप चाहते हो सिर्फ v1 एंड i1 बचे। तो आप क्या करोगे, आपने v1 आपके LHS में आई 10 i1 है प्लस 15 है इंटू i1 आपका यहाँ पे है। i2 में क्या कर दो, i2 से लिख दो माइनस का 50 डिवाइड बाय 35। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इंडिविजुअल लगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है इस पूरे इक्वेशन के अंदर को देखो, आप इस पूरे इक्वेशन को देखो, इस पूरे इक्वेशन में क्या है? इस पूरे इक्वेशन में v1 एंड i1 है, LHS में v1 है एंड RHS में आपका i1 होगा, और यहाँ पे सारी टर्म्स ऐड कर देना। जैसे सारी टर्म ऐड करो, सपोज करो इस सारी टर्म को ऐड करने पे आपका आ रहा है कुछ कांस्टेंट टर्म c, कुछ कांस्टेंट आ रहा है c नाम का, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए भैया? आपको चाहिए यदि y11 निकालना है तो i1 अपॉन में i2 का रेशियो लेना है। तो मतलब ये है कि c आपका डिनोमिनेटर से जाएगा, यानी 1/c इज इक्वल टू में कितना आएगा? i1 प्लस v1। i1 अपॉन में v1 y11 के बराबर होता है, जो कि बराबर होगा 1/c के। एक ये अप्रोच है। दूसरी क्या है, और दिमाग लगाओगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको पता है कि z पैरामीटर निकालना हो तो y पैरामीटर का इनवर्स ले लो। मैंने आपको बताया था ना, सेम आप इनवर्स भी ले सकते हो। आपको यदि z पैरामीटर मिल चुका है, आप एक मैट्रिक्स बना लो। इस मैट्रिक्स के अंदर आप z पैरामीटर लिख लो 40, ये आपके आ जाएगा 15, ये आपके आ जाएगा 35 और ये आपका आ जाएगा 50। अब इसका आप इनवर्स ले लो या सीधा इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? सीधा इनवर्स मिल जाएगा, और इनवर्स मिल जाएगा तो आपको हर एक पैरामीटर मिल जाएगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो देखो चीज़ें ईजी है, बस दिमाग में क्या रखना है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल स्टेप दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आपको जब भी कोई पैरामीटर निकालना हो आपके दिमाग में चलना चाहिए मुझे मैश एनालिसिस लगाना है, और मैश एनालिसिस में जितना टाइम देना है उसमें दे दो, लेकिन उसकी इक्वेशन अच्छे से लिख देना, बिकॉज वहाँ कोई गलती नहीं करनी है। एक बार मैश एनालिसिस की इक्वेशन हमने अच्छे से लिख लेना यार, तो फिर चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद आपको z पैरामीटर तो डायरेक्ट दिखने लग जाएगा। y पैरामीटर निकालने के लिए आप z पैरामीटर इनवर्स ले सकते हो, या फिर जिसमें आपको बताया अभी कि ऐसे इस तरीके से मैनिपुलेशन करके वैल्यूज को पुट करके आपके हर एक पैरामीटर की वैल्यू गेट कर सकते हो। h भी निकालना होता है तो आपको पता है h में क्या जीरो करना पड़ता है। आपको पता है h में क्या करते हैं हम, h पैरामीटर में आपका 12 होता है, यानी v1 और i2 होता है, और LHS में आपका क्या होता है? LHS में होता है i1 और v2। तो एक बार i1 को जीरो करोगे, एक बार v2 जीरो करोगे, आपको सारे पैरामीटर मिल जाएंगे। क्या बात है, इजी है क्या? क्या चीज़ें इजी लग रही है आपको? हर जगह हर वक्त ये यूज़ करना होगा। देखो इसमें भी z पैरामीटर बोला है, सेम क्वेश्चन ही है। अब इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के साथ एक पैरेलल बोलते हैं करंट सोर्स गिवन है। तो जब भी करंट सोर्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी आपने थेवेनिन में भी देखा होगा, करंट आपको याद है, कभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो कभी भी करंट सोर्स किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है ना, तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, चीज़ें ईजी हो जाएगी। अब आपको दिख रहा है आप 2 मैश लगा सकते हो। इस सर्किट को देखो, क्या सर्किट में आप 2 मैश लगा सकते हो भैया? कहाँ का 2 मैश मेरे को दिख नहीं रहा। अरे यार ये देखो ना, एक ये मैश हो गया I1 का, एक ये वाला मैश हो जाएगा। यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो या जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये आपका V2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरीके से मैश हो जाएगा। तो अभी 2 मैश हो गए, ईजी पीजी, ईजी पीजी। इक्वेशन देखो, आप देखो इक्वेशन देखो, पहले अपने इस वाले मैश 1 की इक्वेशन लिखी, मैश 1 की इक्वेशन लिखी, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यहाँ से आपका I2 करंट जा रहा है, यहाँ से आपका I1 जा रहा है। अब देखो यहाँ से भी कुछ करंट आ रहा होगा, या फिर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अपने अलग अलग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तो चीज़ें ईजी लग रही थी, मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूँ। आपके पर्सपेक्टिव से यदि मैं सोचता हूँ तो यहाँ को देखो, यहाँ पे I1 करंट था, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे आराम से दिख रहा था भैया, यहाँ से I1 गया, I1 गया, यहाँ से I2 आया, तो दोनों को सम कर दिया। लेकिन भैया यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भैया पता क्या करूँ भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे थॉट के हिसाब से चलो ना, मैं चलो आपके थॉट के हिसाब से चलते हैं। यहाँ से I2 आ रहा है भैया, यहाँ से I1 आ रहा है, तो मैं बोला यहाँ से मुझे पता लगता था यहाँ से कितना आ रहा है, तो वही सेम इन दोनों का सम करता, फिर यहाँ पे इन दोनों का सम करता, तो मुझे यहाँ से पता लगता था इस ब्रांच के अलॉन्ग कितना करंट पास हो रहा है, फिर तो भैया मैच लगाना ईजी होता। लेकिन भैया आप समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर क्या बोला का वो करंट सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स, भैया वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस भी है। तो एक बार को मान लो, बिकॉज उसकी सीरीज में करंट तो सेम ही होता है, बट ये तो करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, और सॉरी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स तो है नहीं कि जो करंट यहाँ से पास होता है वो सेम करंट से पास होता। तो भैया फिर क्या करें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम आप फिर अलग अलग मैश मान लो, अब वेरिएबल्स मान लो कि यार इस वाले मैश के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा था, इस वाले मैश के अंदर I3 करंट फ्लो हो रहा था, और इस वाले मैश में फिर आप ये वाला मैश भी इंक्लूड करोगे, ये वाला मैश, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा था। तो 3 मैश होंगे, अब तीनों मैश में इक्वेशन लगाओगे, तीनों मैच में इक्वेशन लगाओगे, लेकिन आपकी फाइनल जो इक्वेशन होनी चाहिए वो फाइनल इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन होंगी, उसमें से आपको 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन में आपके क्या चाहिए, 2 इक्वेशन में आपके V1 एंड V2 पैरामीटर्स होने चाहिए, और I1 एंड I2 पैरामीटर्स होने चाहिए। ये जो हमारा I3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस I3 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 रिप्लेस कर देंगे। लॉजिकली सोचो, देखो I3 आ रहा था तो I3 को इन टर्म्स ऑफ मैंने क्या लिख दिया, I1 I2 लिख दिया, और जहां जहां I3 यूज होगा, जहां जहां I3 होगा हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ताकि सिर्फ हमारे पास ये 4 पैरामीटर से हम डील करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो दिमाग में रखो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपके पास 2, यहाँ पे तो देखो बहुत ईजी था, यहाँ पे 2 मैच लगा पा रहे थे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हम 3 मैच लगाए। मतलब जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन था, फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस आता था ना एक और, जैसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस आते, तब आपको 3 मैच लगाने पड़ते। तो 4 रेजिस्टेंस आते तो आप 3 मैच लगाते, बट यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, 2 मैच हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें देखा यहाँ पे 3 मैच लगाने पड़ेंगे, लेकिन 3 करंट मारने पड़ेंगे, लेकिन एट द एंड क्या करेंगे, फिर I3 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन देख लिए, दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लिए, और देखो एक बार Z पैरामीटर मिल गया, अगर पता एक बार इक्वेशन लिख दी, फिर आप किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे हमें हर क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, राइट? ठीक है, बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने PDF के लॉ। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया, हमने रेसिप्रोसिटी की सारी कंडीशंस देख लिए। अब कुछ नेटवर्क्स आ जाते हैं, उस कुछ नेटवर्क्स को हम पढ़ लेते हैं। कुछ नेटवर्क्स जो हमारे देखे जाते हैं, हम PDF में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, एंड ये रहे, ये हमारा कैस्केडिंग नेटवर्क है, ये हमारा पैरेलल नेटवर्क है, और ये हमारा सीरीज नेटवर्क है। हीरा देखो, जो हमारे कनेक्शंस होते हैं ना, हम 2 पोर्ट नेटवर्क को हम बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास 2, ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये हमारा एक और 2 पोर्ट नेटवर्क है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। अब कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, हम सीरीज कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैस्केडिंग में क्या होता है, कैस्केडिंग में ये होता है कि इसका आउटपुट, पहले का आउटपुट इसके साथ, पहले का आउटपुट कनेक्ट विद मतलब द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाले पोर्ट का जो आउटपुट होगा इस कनेक्टेड विद द सेकंड इनपुट, जो कि कैस्केडिंग नेटवर्क बनाता है। सीरीज पैरेलल मतलब कि
इनपुट सीरीज में कनेक्ट होगा लेकिन आउटपुट पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। तो हम अभी आप देखने वाले थे, सब आपको सबसे पहले भी दिखाऊं तो ये हमारा क्या सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। आपको डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका सीरीज कनेक्शन है, देखो इस तरीके से, ठीक है। सीरीज कनेक्शन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखो आपने 2 पोर्ट ले ली, एक पोर्ट ये ना, एक पोर्ट 2 पोर्ट नेटवर्क ये रहा। अभी 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर आपको पता है करंट एंटर कर रहा है, देखो ये हमारा करंट एंटर कर रहा है, करंट ये हमारा यहाँ पे I2 करंट एंटर कर रहा है फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले से एंटर कर रहा है और दूसरे वाले से बाहर जा रहा है। तो बीच में क्या होगा, इनका एक, ये भी देखो, ये भी तो इसका भी एक टर्मिनल है। अब ये जो एक टर्मिनल है ना, ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे इसके भी अक्रॉस V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो I1 करंट है, ये जो I1 करंट है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। I1 करंट, ये I2 सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं, हाँ हम ये चीज़ बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन लिखनी है। तो देखो आपको याद रखना चाहिए, जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं ना, तो सीरीज कनेक्शन करने के बाद जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ वो इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर मिलता हूँ। यानी सीरीज कनेक्शन के अंदर, सीरीज कनेक्शन जब हम करते हैं तो 2 पोर्ट नेटवर्क किसकी तरह बिहेव करता है, जेड पैरामीटर की तरह बिहेव करता है। तो हम जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट वाले ए क्या है, फर्स्ट वाले पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पोर्ट है ना, तो दोनों पोर्ट का अलग अलग जेड पैरामीटर होगा। सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ से मुझे सबसे पहले हम इस वाले पैरामीटर के लिए, इस वाले पोर्ट के लिए इक्वेशन लिखी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1A है, इसके अक्रॉस करंट I1A है, इसके अक्रॉस करंट I2A है। तो पहले वाले पोर्ट के लिए इक्वेशन लिखी। सेम दूसरे वाले पोर्ट के लिए लिखेंगे, तो दूसरे वाले पोर्ट में क्या होगा, V1B, मतलब V1B होगा, और I1 करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I1B से, कि इसमें जो करंट पास हो रहा है उसको हमने I1B बोल दिया और I2B बोल दिया, ठीक है। और इनके पैरामीटर्स के आगे भी हमने वेरिएबल लगा दिया कि ये Z11A है, ये Z11B है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि सीरीज कनेक्शन में होता है क्या है। सीरीज कनेक्शन के अंदर जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वो Z पैरामीटर की तरह बिहेव करता है। तो हमें करना क्या है, हमें दोनों पोर्ट के लिए इंडिविजुअल Z पैरामीटर की इक्वेशन लिख लेनी है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं दोनों 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन लिख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मुझे लास्ट में क्या करना है, सम करना है। अब यहाँ पे देखोगे आपका V1 किसके बराबर है, आपका V1 इज माई टोटल वोल्टेज, और टोटल वोल्टेज के बराबर में भैया V1A प्लस V1B के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इस वाले V1A और V1B को ऐड कर देना। फिर आपको V2B, आपको यदि V2 निकालना है तो V2 वोल्टेज क्या होगा, V2 वोल्टेज होगा V2 अक्रॉस A और V2 अक्रॉस B, दोनों को सम कर देना। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा फाइनल Z11 होगा, मतलब जो फाइनल पैरामीटर होगा, पैरामीटर किसके बराबर होगा, जो अपने इंडिविजुअल दोनों पोर्ट का जो अलग अलग Z11 होगा उनका सम कर देना, तो आपको Z1 मिल जाएगा। आपको Z21 निकालना है तो दोनों पैरामीटर का, दोनों पोर्ट का अलग अलग Z21 होगा, उन दोनों को ऐड कर देना, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो बस आपको बस एडिशन करना है, याद रखना लास्ट में। इस सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, एडिशन करना है। आप इंडिविजुअल पोर्ट का पैरामीटर्स कैलकुलेट करना, और फिर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप पहले वाले पोर्ट का ZA और दूसरे वाले पोर्ट का ZB, इन दोनों पैरामीटर्स को ऐड कर देना, जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स ऐड करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। ऐसे हम आप सेकंड देखते हैं, जो कि हमारा पैरेलल कनेक्शन होने वाला है। पहले कनेक्शन कुछ इस तरीके से, हाँ पहले कनेक्शन में आप याद रखना, पहले कनेक्शन जो आप करते हो तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें देखो ये आपका ये वाला फर्स्ट वाले से कनेक्ट होता है, सेकंड वाला सेकंड वाले से कनेक्ट होता है। दिस इज माय पैरेलल कनेक्शन, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ये V1 इसके V1 अक्रॉस होगा, ये आपका V1B इसके अक्रॉस होगा, या आपका V2A वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, या आपका V2B इसके अक्रॉस होगा। क्या बात क्लियर है क्या, ठीक है। उसके आपको याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में आप करते हो तो पैरेलल कनेक्शन में जब इक्वेशन लिखोगे तो इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे, कि ये y पैरामीटर को फॉर्म कर रहा होता है। तो आप बस अपने इक्वेशन को y के फॉर्मेट में लिख लिया। जब आप y के फॉर्मेट में लिखोगे तो सबसे पहले वाले पोर्ट के लिए y की इक्वेशन लिखोगे, फिर सेकंड वाले पोर्ट के लिए y की इक्वेशन लिखोगे। तो फर्स्ट वाले पोर्ट के लिए y की इक्वेशन लिखोगे, सेकंड वाले पोर्ट के लिए y की इक्वेशन लिखोगे, और फिर उसके बाद सेम
जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। जैसे हमने वहाँ पे किया था, आपको यदि y11 चाहिए तो पहले वाले पोर्ट का y11 a वाला और दूसरे वाले पोर्ट का y11 दोनों को ऐड कर दो, आपको नेट y1 मिल जाएगा। आपको यदि y22 चाहिए तो पहले वाले जो 2 पर नेटवर्क है उसका y22 और दूसरे वाले का y22 दोनों को ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन होगा, पहले वाले का जो पैरामीटर्स निकाल दो, दूसरे वाले का पैरामीटर्स निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, आपको नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा, y पैरामीटर मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो हमें लिखा गया है द ओवरऑल y पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क इज सिंप्लीफाइड बाय द सम ऑफ y पैरामीटर्स ऑफ ईच 2 पोर्ट नेटवर्क। हर एक 2 पोर्ट नेटवर्क का जो y पैरामीटर की मैट्रिक्स उनको आप ऐड कर दोगे, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको बोला सेम। क्या दी बात क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ, पैरेलल कनेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल कनेक्शन बिकॉज इसमें जो इनपुट है एंड जो आउटपुट पोर्ट है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। कैस्काडे में क्या होता है, कैस्काडे की एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरकनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क इज कैस्काडे व्हेन 2 पोर्ट नेटवर्क सेट टू बी कनेक्टेड इन कैस्काडे इफ द आउटपुट ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले वाले का जो आउटपुट था कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ सेकंड, जब वो सेकंड वाले के इनपुट से कनेक्टेड हो तो उसको कैस्काड कहते हैं। इस तरीके से कि भाई इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है, यहाँ से इनपुट आया, आउटपुट यहाँ से है, ये इसके इनपुट में जा रहा है सेकंड वाले के, तो ये कैस्काडी नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। कैस्काडी नेटवर्क जब पता लग गया तो हम हर एक पोर्ट का इक्वेशन लिखेंगे। तो भैया इक्वेशन किस टर्म में लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है ABCD पैरामीटर, यानी टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है। तो आप टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखोगे एंड देन उसके बाद जब आपको रिजल्टेंट चाहिए होगा तो एक बार याद रखना, इसमें जब आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे होते हो तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों पोर्ट के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो जैसे आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो पहले वाले मैट्रिक्स का और पहले वाले पोर्ट का टी पैरामीटर लिखेंगे, दूसरे वाले जो हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क होगा हम उसका लिखेंगे, इस वाले की इक्वेशन लिखेंगे, इस वाले की इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। इस तरीके से क्या बात क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर है? और मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको इंडिविजुअल तो लिखना आता है ना। मैंने को बताया यार, इंडिविजुअल यदि आपको टी पैरामीटर लिखना है, पता है टी पैरामीटर में हम क्या करते हैं भैया, LHS में V1 होता है, LHS में आपका I1 होता है। आपको इक्वेशन लिख दोगे फर्स्ट वाले के लिए, सेम सेकंड वाले के भी इक्वेशन लिख देना और फिर दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, एज सिंपल एज दैट। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शंस, यहाँ पे हमारे सीरीज और पैरेलल वाले कनेक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब हम एक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लॉन्ग। अब कुछ 2 पोर्ट नेटवर्क हमारा कंप्लीट होता है। अब ये कुछ टर्म्स आती है जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2 मार्क्स में एग्जाम में आ जाती हैं। अब उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हार्विच पॉइंट नंबर। 2 मार्क्स के अंदर ये देखा गया है, 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स के अंदर ये एग्जाम में आ सकता है। हार्विच पॉइंट नंबर क्वेश्चन बोल देगा कि प्रूव करो कि ये जो गिवन पॉइंट नंबर ये हार्विच पॉइंट नंबर है कि नहीं। तो जो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो हार्विच पॉइंट नंबर बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है वो एक अपना एक अप्रोच है और इसकी डेफिनेशन है वो भी एक अपनी एक है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं और फिर आप इस बैक टू द थ्योरी की डेफिनेशन है क्या एक्चुअली में। यदि मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं, अप्रोच करने का तरीका बताऊं, तो देखो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी वापस इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। हार्विच पॉइंट नंबर कभी क्वेश्चन आपको दे के रखा होता है, कभी भी आपको हार्विच पॉइंट नंबर दे के रखा हुआ होगा, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि हार्विच पॉइंट नंबर यदि आपको बोले प्रूव करो तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट नंबर दे के रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपको क्वेश्चन दे के रखा हुआ है इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे के रखी होगी, वो इक्वेशन क्यूबिक पावर 4 पावर 5 किसी में हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दे के रखी हुई है आपको ध्यान रखना है कि उस इक्वेशन में हर एक टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब यदि आपकी पावर 4 से स्टार्ट है तो पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 एंड 0 यानी हर पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये हार्विच पॉइंट नंबर की कंडीशन होती है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ऑल द कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑल द वैल्यूज आर प्रेजेंट, यह की फर्स्ट कंडीशन होती है हार्विच पॉइंट नंबर की। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसको इवन एंड ऑड में ब्रेक कर देंगे। मैंने क्या बोला, उसको इवन एंड ऑड में ब्रेक कर दो, मतलब कि आपको देखो किसकी पावर इवन है। मैंने बोला भैया x की पावर 4 इवन है, x स्क्वायर इवन है और ये भी
4 भी कांस्टेंट टर्म है तो ये भी इवन है, और ऑड वाली टर्म को अलग सेपरेट कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 3s। जैसे आप इवन और ऑड को सेपरेट करोगे, इवन और ऑड को सेपरेट करोगे, अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अब देखो जो भी बड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका इवन बड़ा था, तो अब इवन को ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय ऑड कर देना, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है ऑड बड़ा हो तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर कर देना, मतलब बड़े को छोटे से डिवाइड करना है भैया। डिवाइड मतलब कि जो आप बचपन में 10th क्लास में करते थे, हाँ ये वाला डिवीजन परफॉर्म करने वाला है, अरे ये तो हलवा है, वही आपको अब क्या कर रहा है, ये वाला डिवीजन परफॉर्म करने वाला है। इस डिवीजन में क्या करते हैं, छोटे वाले को बाहर रखते हैं, बड़े वाले को अंदर रखते हैं। अब इसको डिवीजन परफॉर्म करना है। नॉर्मल डिवीजन कैसे करते हैं, बेस सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को हटाने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ऐसे पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मेरा पहला एक्स की बार 4 बन जाए। तो मैंने इस इक्वेशन में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाए, एक्स की बार 4 प्लस 3x², यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट टर्म कट गई, जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ लिख दो। फिर जो डिनोमिनेटर आया, अब डिनोमिनेटर को आप यहाँ रखोगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करोगे, और अंदर कौन जाएगा, अंदर जाएगा जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपका यहाँ जाएगा। फिर से वही सेम अप्रोच परफॉर्म करने वाले हो, राइट। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूँ ताकि फर्स्ट कैरेक्टर कट जाए, तो मैंने बोला मैं इस पूरी इक्वेशन में 1/2s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फर्स्ट जो एलिमेंट है, जो पैरामीटर है, वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कटा, अंदर क्या रखना है, जिससे अपने पहले डिवाइड किया था, यानी जैसे आप प्रीवियस डिवाइड करते हो उसको आप अंदर रखते हो, और डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर आता है उससे, जो रिमाइंडर आता है उससे आप डिवाइड करते हो। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सेम परफॉर्म करना है, और करते करते आप 0 तक पहुंच जाओगे। अब हमको चेक करना है कि जितने भी पैरामीटर्स आए हैं, जितने भी आपके आंसर आए हैं, ये आपका आंसर आया है, ये आपका आंसर आया है, आपका हर एक आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपके हर एक आंसर पॉजिटिव है तो आप बोलोगे ये क्या, एक हार्विच पॉलिनोमियल इक्वेशन थी। यहाँ पे हर एक आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें से एक भी आंसर नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल यदि ये वाला नेगेटिव टर्म में आता, आप बोलते हार्विच पॉलिनोमियल नहीं है। डिवाइड करने के बाद आपका फाइनल सारे के सारे आंसर पॉजिटिव होने चाहिए। बस ये हमारा मेन गेम है हार्विच पॉलिनोमियल में, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इवन एंड ऑड को अलग अलग कर दो टर्म्स को, फिर जो बड़ा हो उसको छोटे से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद डिवीजन करते रहना 0 तक लेके आ जाना। और जैसे आप 0 तक लेके आ गए, एक बार चेक कर लेना कि सबका आंसर पॉजिटिव है ना, जैसे हम नीचे वाले का देखते हैं। हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने को देखा यार एक टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन एक टर्म नेगेटिव आ गई। जैसे ही आपकी टर्म नेगेटिव आई, आप वहां पे रुक जाओ, भाई ये हार्विच पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि हार्विच पॉलिनोमियल के लिए जो भी आंसर आ रहे हैं ना, वो सारे आंसर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सारी टर्म पॉजिटिव है तो वो हार्विच पॉलिनोमियल है, अदरवाइज हार्विच पॉलिनोमियल नहीं है। क्या कितना इजी है यार, बताओ। 2 मार्क्स में, 2.5 मार्क्स में आया हुआ है। 24 के अंदर भी देखो आप, एंड टर्म में देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं क्या दिमाग क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 टर्म आती है। एक होता है फॉस्टर सीरीज, फॉस्टर 1, फॉस्टर 2, क्रियोस 1 एंड क्रियोस 2। जब मुझे ऐसे वाले फॉर्म, जब मुझे क्योर 1 और क्योर 2 को सॉल्व करना होता है, तो आपको सेम, आपको इस तरीके से क्वेश्चन देके रखा होगा, क्वेश्चन इस तरीके से देके रखा होगा। हो सकता है आपसे चारों के चारों पैरामीटर्स पूछ ले, चारों पैरामीटर्स पूछ ले, या फिर आपसे कोई 2 पूछ ले। तो फर्स्ट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, जब आपकी बात करिए आप फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को सॉल्व करने क्या होता है, आप डिवीजन करो, मतलब फर्स्ट फॉर्म जस्ट लाइक हार्विच पॉलिनोमियल। आप ये बोल सकते हो हार्विच पॉलिनोमियल जैसे सॉल्व करते थे, डिवीजन करते थे, वैसे आप डिवीजन करो, ठीक है भैया। आपने बोला डिवीजन करते हैं, हमने डिवीजन किया, लास्ट तक पहुँच गए। डिवीजन करने के बाद आपको दिख रहा है फाइनल आपका कुछ ना कुछ आंसर आया। हाँ भैया, कुछ ना कुछ आपका आंसर हमें देखने को मिल रहा है, हमारा कुछ ना कुछ आंसर आया। अब आपको क्या करना है, इस आंसर को आपको कनेक्ट करना है सीरीज और पैरेलल के अंदर।
ठीक है, आपको याद रखना है जब फर्स्ट फॉर्म की बात करते हो, जो आपका फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जो पहला होता है वो आपका Z1 होता है, दूसरा होता है Y2, देन तीसरा होता है Z3 और चौथा होता है Y4। इस तरह से आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो पहले फॉर्म की बात करते हो आपका Z1 सीरीज में होता है, फिर Y2 पैरेलल में होता है, फिर Z3 सीरीज में होता है और फिर ये पैरेलल होता है, यानी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। ये दिमाग में रखना है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और कुछ गेम नहीं है। फर्स्ट फॉर्म मतलब कि आपको सबसे पहले जैसे आप डिवाइड करते थे हाईएस्ट पॉइंट में सबको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहले से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले वाला आपका Z1 होगा, फिर दूसरा वाला Y2, फिर Z3 और देन Y4। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म में आपको देखना है सीरीज पहले, नहीं पहला टर्म सीरीज में आएगा, यानी सीरीज में मतलब सीरीज में कौन आएगा, इंडक्टर। पैरेलल में आएगा, पैरेलल में कौन आएगा, कैपेसिटेंस। फिर सीरीज में कौन आएगा, इंडक्टेंस। फिर पैरेलल में आएगा कैपेसिटेंस। तो सबको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना है, दैट्स इट। सेकंड फॉर्म सेम, सेकंड फॉर्म में आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन को डिवाइड किया, आपको 4 आंसर मिल गए। अब सेम पहला वाला आपका Z1 होगा, फिर Y2 होगा, Z3 ये Z3 होगा और आपका Y4 होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरचेंज होता है। इसमें होता तो सीरीज पैरेलल ही है, सीरीज और पैरेलल होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, सीरीज में कौन होता है, सीरीज में होता है कैपेसिटेंस, और पैरेलल में कौन कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है इंडक्टर। तो सीरीज में किसको लगा दो, मतलब ओब्वियसली जो वैल्यू लिखी हो वैल्यूज लगा दो सीरीज में। Z1 यहाँ पे आएगा, Y2 यहाँ पे आएगा, Z3 यहाँ पे आएगा और Y3 यहाँ पे आएगा। वैल्यूज तो सेम आएगी, लेकिन ये वैल्यूज है किसकी। जब आप सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हो तो सेकंड फॉर्म में क्या होता है, सेकंड फॉर्म में सीरीज में होता है कैपेसिटेंस, यानी आप सीरीज में क्या लगा दोगे, कैपेसिटेंस लगा दोगे। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दिया, सीरीज में लगा दोगे कैपेसिटेंस, पैरेलल में लगा दोगे इंडक्टेंस, दैट्स इट। क्या क्लियर है क्या, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इजी है यार। तो मैंने बोला ना हाईएस्ट पॉइंट में यदि कर लिया तो सब फर्स्ट फॉर्म भी हो जाएगी, सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी। बस आपको याद रखना सीरीज, इसमें जब फर्स्ट फॉर्म होती है सीरीज में हम लगाते हैं इंडक्टर और पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटेंस लगाते हैं पैरेलल के अंदर। और सेकंड फॉर्म में उल्टा हो जाता है, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। क्या बात याद रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट नेटवर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो छोटे टॉपिक्स थे हमने वो भी सब भी देख लिए। बाकी हमने ग्राफ थ्योरी एंड यूनिट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत मज़ा आया हो। चीज़ें जितनी ईजी हो सकती है मैंने ट्राई किया आपको बहुत ईजी में समझा पाऊँ, और होपफुली आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, प्रैक्टिस करते रहो। एंड जो चीज़ कराई है एटलीस्ट वो एक बार रीड डाउन जरूर करना। एक बार आप रीड करोगे तो आपके जो चीज़ मैंने बताई आपकी वापस चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, एंड आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।